हेलो एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल मेरी स्टडी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच इसे शेयर करते रहें। मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है इतिहास के लिए नोट्स बनाते रहना। मैं आपको यहाँ पर नोट्स कैसे बनाते हैं ये समस्या बहुत सारे लोगों की रहती ही रहती है कि नोट्स कैसे बनाएं। बोर्ड्स पे टीचर्स पढ़ा देते हैं पर आप समझ नहीं पाते कि हम उन चीजों को लिखें कैसे। तो यहाँ तो आपके साथ ये भी समस्या नहीं है। जैसे मैंने लिखा है आप बिल्कुल ऐसे ही इसे लिख सकते हैं। बाकी सजावट आप पर डिपेंड करती है कि आप उसे कैसे सजाना चाहते हैं। पर हाँ, जैसे तथ्यों को मैंने लिखा है वैसे ही आप भी डिट्टो इसे कॉपी करके लिख सकते हैं। और आपके नोट्स बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक, फिर चाहे वो मध्यकालीन भारत ही क्यों ना आए या आधुनिक भारत क्यों ना आए, मैं लास्ट तक आपको पढ़ाऊंगी। और इतिहास का कोई भी पार्ट आपके लिए अछूता नहीं रह जाएगा। पर आपको नोट्स बनाते चलना है और बने रहना है मेरे साथ। आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कंटेंट का लाभ उठा सके। तो आपको बस इतना करना है कि नोट्स बनाते रहना है। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज करके देखिए, मैं क्वेश्चंस कराती हूँ उन्हें करके देखिए। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि आप 100% उन क्वेश्चंस को कर लेंगे, क्योंकि आपने ये इतिहास जो मैंने आपको पढ़ाया है आपने उसे मुझसे पढ़ा है। तो आप 100% उन क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। पर आपको चीजों को रिवीजन करते हुए चलना है और उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि आपको नोट्स भी बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। इससे पहले जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी वो थी मौर्योत्तर कालीन शासन व्यवस्था। वो भी महत्वपूर्ण टॉपिक था। लेकिन आज ये जो गुप्त साम्राज्य है यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसे पढ़ना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से। गुप्त साम्राज्य, जब हमने कुषाण साम्राज्य को समाप्त किया था, जब उसका पतन हुआ, तो कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद एक अंधकार का युग आया। ऐसा माना जाता है कि उसके बाद जो घटनाएं घटी, तो कुषाण वंश के पतन के बाद और गुप्त साम्राज्य के उदय के मध्य में जो घटनाएं घटी उनके विषय में इतिहासकारों को कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ, ना ही उनके बारे में कोई जानकारी का स्रोत हमें मिला है। तो उसे एक अंधकार का युग माना गया कि उनके बीच कौन कौन से राजा हुए या नागाओं ने अपना शासन चलाया, या जिस तरीके से हमने बताया था ना कि यौधेय आए उन्होंने शासन चलाया, तो इन सब के बारे में कोई जानकारी के स्रोत उपलब्ध नहीं हुए। इसे एक अंधकार का युग माना गया। और कहते हैं इस अंधकार के युग के बाद जब गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ उसकी जानकारी के बहुत सारे स्रोत हमें प्राप्त हुए। कौन से? जैसे कि अभिलेख, साहित्य, इन सब में गुप्त साम्राज्य का जगह जगह पर वर्णन किया गया और यहाँ से हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती गई। गुप्त साम्राज्य की नींव तीसरी शताब्दी के गुप्त साम्राज्य की नींव तीसरी शताब्दी के चौथे दशक में तथा उत्थान चौथी शताब्दी में हुआ, ऐसा बताया जाता है। और इसका उदय प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। इसका उदय कौशाम्बी में बताया जाता है। कौशाम्बी कहाँ पड़ता है? तो जब भी आप किसी स्थान का नाम पढ़ें तो उसकी स्थिति जरूर दिमाग में लाएं कि कौशाम्बी इलाहाबाद के निकट पड़ता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो इसकी स्थिति आपको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इनका उदय कौशाम्बी के निकट हुआ। आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में इनका फैला हुआ था, क्योंकि जो इनके ज्यादातर अभिलेख मिले हैं या सिक्के मिले हैं वो हमें उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र से मिले हैं, और उसमें भी ज्यादातर सिक्के उत्तर प्रदेश से मिले हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी जानकारी, जो इन गुप्त वंश के उत्पत्ति के विषय में हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिली, वो कौन से महत्वपूर्ण स्रोत थे जहां से हमें इनके विषय में जानकारी प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं पुराणों से गुप्त साम्राज्य के बारे में पता चला है। इसमें मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, इनसे हमें जो गुप्त साम्राज्य के प्रारंभिक राजा जैसे श्रीगुप्त हुए, घटोत्कच गुप्त हुए, इनके विषय में हमें जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई। इसके बाद बौद्ध ग्रंथों से, इसमें मंजूश्री मूल कल्प से, वसुबंधु चरित से और चंद्रगर्भ परिप्रेक्ष्य से। किससे? मंजूश्री मूल कल्प से,
वसुबंधु चरित से और चंद्रगर्भ परिप्रेक्ष्य से हमें इनके विषय में जानकारी प्राप्त हुई। अब देखते हैं जैन ग्रंथों के बारे में। तो इसमें बताया गया कि हरिवंश और कुवलय माला ग्रंथ से हमें किसके बारे में, गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। ये जैन ग्रंथों के नाम हैं। इसके बाद लौकिक साहित्य अर्थात जो उस समय साहित्य फैला हुआ था, जो लिखा गया था, जो समाज से संबंधित साहित्य था, उसमें भी इनका वर्णन मिला है। जैसे कि देवी चंद्रगुप्तम, जिसकी रचना विशाख दत्त ने की थी, इससे हमें गुप्त साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ साथ अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्य, मुद्रा राक्षस, मृक्षकटिकम व हर्षचरित से हमें इनके नगर जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये सभी पुस्तकों के नाम हैं जिनसे हमें, ये सभी काव्य है या महाकाव्य है जिनसे हमें इन गुप्त साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मृक्षकटिकम किसकी रचना है, शूद्रक की। बाकी अगर बात करें अभिज्ञान शाकुंतलम की, रघुवंश महाकाव्यम की और मुद्रा राक्षस की, तो ये सभी कालिदास की रचना है। तो इन सभी को आपने यदि कभी पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि इनसे संबंधित, जो गुप्त साम्राज्य से संबंधित जानकारी है, वो इन पुस्तकों में दी गई है। हाँ, मैंने इन पुस्तकों को पढ़ा है। मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम को और रघुवंश महाकाव्यों को मैंने पढ़ा है। तो मैंने इनके कुछ, ये भाग अलग अलग खंड में लिखी गई है पुस्तकें, तो मैंने इनके कुछ खंड पढ़े हैं। अच्छी पुस्तकें हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। पुस्तकें पढ़ना अच्छी बात होती है। इसके बाद देखते हैं कि स्मृति में क्या कहा गया है, कि किस स्मृति से इनके विषय में हमें जानकारी मिलती है। तो नारद स्मृति से, पराशर स्मृति से और बृहस्पति स्मृति से इनके सामाजिक और आर्थिक जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। कैसे, सामाजिक और आर्थिक जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेखों की बात करें तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, ये समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त से संबंधित जानकारी मिलती है। वही चंद्रगुप्त का गुहा लेख उदयगिरी से जो मिला है, वो उससे हमें चंद्रगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है। कुमार गुप्त का विलसड़ स्तंभ लेख, विलसड़ स्तंभ लेख से स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख और जूनागढ़ का अभिलेख, इनसे हमें गुप्त साम्राज्य के जो शासक थे उनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखते हैं कि कुछ विदेशी विवरण भी थे, कुछ विदेशी विवरण भी थे जिनसे हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। वो थे जैसे फाहियान का विवरण और वेनसांग का विवरण। वेनसांग किसके शासनकाल में आया, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, हर्ष के शासनकाल में। और वहीं फाहियान की बात करें तो हम गुप्त साम्राज्य में इसे अभी पढ़ेंगे। उत्पत्ति पर मतभेद भी इनके हैं कि ये किस जाति के थे, किस वंश के थे, क्योंकि कई लोग इन्हें वैश्य जाति के मानते थे। कई जगह दिया गया है कि ये वैश्य जाति के थे, परंतु वास्तविकता क्या है, इतिहास में तथ्य हमेशा बदलते रहते हैं, तो वास्तविकता का पता लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। गौरी शंकर ओझा जी का मत है कि ये जो गुप्त थे वो क्षत्रिय जाति के थे। ये गौरी शंकर ओझा जी एक इतिहासकार हैं जिनका कहना है कि गुप्त साम्राज्य के जो राजा हुए वो क्षत्रिय वंश के थे। वही रोमिल थापर का मत है कि वैश्य जाति के थे, जो कि सबसे प्रमाणित माना जाता है। कैसा माना जाता है, सबसे प्रमाणित माना जाता है। डॉक्टर जायसवाल की बात करें तो इन्होंने कारस्कर गोत्र के जाट बताया है। इनको क्या बताया है, जाट बताया है। और इनका कहना था कि ये पंजाब प्रदेश से आए थे। कहां से आए थे, तो ये पंजाब प्रदेश से आए थे। वही बात करें हेमचंद्र राय चौधरी की, तो इन्होंने तो अलग ही एक मत प्रकट किया। इन्होंने बताया कि ये ब्राह्मण थे। तो जो सबसे प्रमाणित मत माना गया वो रोमिल थापर का माना गया, जिन्होंने ये कहा कि ये वैश्य जाति के थे। आगे देखते हैं इनके विषय में और जानकारी। तो पहले तो हम इनके राजाओं का क्रम देख लेते हैं कि कौन कौन से राजा हुए इस वंश से संबंधित। तो देखते हैं राजाओं का क्रम। इसमें सबसे पहले हुए श्रीगुप्त, ये इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं। इसके बाद आए घटोत्कच गुप्त, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि इस वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और इन्होंने स्वतंत्र प्रशासन चलाया पहली बार, और उसके साथ साथ इन्होंने गुप्त साम्राज्य की जो महिमा थी उसको और ज्यादा बढ़ा दिया। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य,
महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, फिर कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त, फिर नरसिंहगुप्त और अंतिम जो शासक हुआ गुप्त साम्राज्य का वो थे विष्णुगुप्त। ये कुछ शासक हुए जिन्होंने गुप्त साम्राज्य में शासन किया। आगे हम बात करेंगे कि और क्या-क्या गुप्त साम्राज्य से संबंधित तथ्य है। तो वंश तालिका के आधार पर इस वंश का संस्थापक गुप्त नाम के व्यक्ति को माना जाता है। गुप्त वंश के लोग धारण गोत्र के थे। अब इन्होंने बताया कि इनका गोत्र धारण गोत्र था और ऐसा हमें कहां से पता चला? तो जो रानी प्रभावती गुप्ता थी, रानी प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र से हमें ये जानकारी मिली। अब रानी प्रभावती गुप्त कौन थी? तो ये जो रानी प्रभावती गुप्त थी वो चंद्रगुप्त प्रथम की पुत्री थी। कौन थी? चंद्रगुप्त प्रथम की पुत्री थी और इनके पूना ताम्रपत्र से हमें ये जानकारी मिली कि ये धारण गोत्र के थे। गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को बताया जाता है। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना का क्षेत्र, उसे पाटलिपुत्र कहा जाता था और ये इनकी जो राजधानी बताई गई है। अब हम पढ़ेंगे श्रीगुप्त के बारे में जो इस वंश के संस्थापक बताए जाते हैं। आदिराज प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र में बताया गया है कि इन्हें आदिराज की उपाधि दी गई थी या ये आदिराज कहे जाते थे। इसने मृगशिखावन के समीप गया अर्थात बिहार में चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर बनवाया था। इस मंदिर का उल्लेख इत्सिंग ने 500 वर्षों बाद 671 से सन 695 के बीच किया था। ऐसा हमें पता चलता है, किसके? इत्सिंग के द्वारा ऐसा हमें पता चलता है। श्रीगुप्त के समय में महाराज की उपाधि सामंत को दी जाती थी और ऐसा कहते हैं कि इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। तो ये एक तथ्य सामने निकल कर आता है कि श्रीगुप्त एक शासक तो रहा, परंतु ये किसी के अंतर्गत रहकर शासन करता था, अर्थात ये किसी का सामंत था। ऐसा हमारे सामने निकल कर आता है क्योंकि इसकी उपाधि महाराज की उपाधि थी। इसके बाद जो राजा हुआ वो हुआ घटोत्कच गुप्त। घटोत्कच गुप्त श्रीगुप्त के बाद राजा बना और ये इनका पुत्र था, श्रीगुप्त का पुत्र था। इसने 280 से 320 ईस्वी तक शासनकाल चलाया। ये 220 ईस्वी से 320 ईस्वी तक राजा रहा। इसकी उपाधि महाराजा की थी। फिर से इनकी उपाधि भी महाराजा की थी, अर्थात ये भी सामंत रहे होंगे, ऐसा हमारे सामने एक तथ्य निकल कर आया। प्रभावती गुप्ता के ताम्रपत्र में घटोत्कच को गुप्त साम्राज्य का पहला राजा बताया गया है। अब प्रभावती गुप्ता ने बताया कि ये पहला राजा हुआ गुप्त साम्राज्य का। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है हमारे लिए, इनके बारे में हम अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। पर आप बने रहिए मेरी स्टडी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए। आप ऐसे ही नोट्स बनाइए और मेहनत करते रहिए, जैसे मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, आपको भी मेरे साथ साथ मेहनत करते रहना है। घटोत्कच के बाद उसका पुत्र राजगद्दी पर बैठा, कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त साम्राज्य का या गुप्त वंश का। इसकी उपाधि महाराजाधिराज की थी। इनकी उपाधि महाराजा की नहीं थी, महाराजाधिराज की थी। और ऐसा कहा जाता है कि प्रथम स्वतंत्र संस्थापक ये ही था। गुप्त साम्राज्य को पहली बार स्वतंत्र रूप से स्थापित किसने किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने स्वतंत्र रूप से स्थापित किया। ये अपने वंश की प्रतिष्ठा और सम्मान का सबसे बड़ा बढ़ोतरी करता माना जाता है। अपने जो वंश था इसकी प्रतिष्ठा और सम्मान को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। इसका शासनकाल 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक माना जाता है। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, इसीलिए समुद्रगुप्त के लेख में जो समुद्रगुप्त है इसे लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। और दौहित्र किसे कहा जाता है? जैसे जो नाती होता है उसको दौहित्र कहा जाता है, तो लिच्छवियों का दौहित्र इसे कहा जाता है, किसे? समुद्रगुप्त को। तो इसकी माँ जो थी कुमार देवी, ये लिच्छवी राजकुमारी बताई जाती हैं।
आगे पता चलता है कि पुराणों से और हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति से हमें चंद्रगुप्त प्रथम के साम्राज्य विस्तार की जानकारी पता चलती है। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है जिसमें समुद्रगुप्त का बार बार उल्लेख मिला है, ये किसने लिखी थी? ये हरिशेन द्वारा रचित थी प्रयाग प्रशस्ति। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है जिसे आप याद रखिएगा। इन तथ्यों को रिलेट करके चलिए, आप भूलेंगे नहीं। मैं बार बार वही चीज आपसे कहती हूँ। इतिहास जिनको कठिन लगती है ना, वो चीजों को पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, और जिन्होंने पढ़ लिया उनके लिए इतिहास फिर कठिन नहीं रह जाती है। तो पढ़ना सीखिए, अध्ययन करना सीखिए। अध्ययन करने से सब कुछ होता है। करत करत अभ्यास से जड़ मत होती सुजान। तो जब आप अभ्यास करेंगे ना तो कुछ भी हो सकता है, जड़ बुद्धि भी खुलकर एकदम तेज हो सकती है, शार्प हो सकती है। तो पढ़ना पड़ेगा ना। अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में और क्या क्या तथ्य सामने निकल कर आए। चंद्रगुप्त ने कुमार देवी से विवाह किया था, इस बात का पता हमें सिक्कों से चलता है, और सिक्कों से इस बात की पूर्णतः पुष्टि भी होती है, क्योंकि इन पर चंद्रगुप्त प्रथम व कुमार देवी का चित्र एक साथ अंकित किया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। एलन इतिहासकार का मत है कि इन सिक्कों को समुद्रगुप्त ने मुद्रित कराया होगा, परंतु ये भी संभव है कि चलन चंद्रगुप्त प्रथम ने किया होगा। कि ये हो सकता है कि समुद्रगुप्त ने इन सिक्कों को बनाया हो, परंतु चलन जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया होगा, ऐसा हो सकता है। हो सकता है जो शब्द है वो इतिहास में बार बार आपके सामने आएगा, क्योंकि तथ्यों को पूर्णतः एकदम स्पष्ट रूप से कहना हमारे लिए कठिन हो जाता है। स्पष्ट प्रमाण तो हमें भी नहीं मिलते ना, तो इतिहासकार हो सकता है शब्द का प्रयोग जरूर करते हैं। आगे पता चलता है कि विंसेंट स्मिथ कहते हैं कि विवाह के फलस्वरूप चंद्रगुप्त प्रथम को अपनी पत्नी के साथ संबंधियों से अत्यंत शक्ति प्राप्त हुई, और उसने पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। जब ये शक्तिशाली बन गया, लिच्छवियों से इसके संबंध हो गए, तो जब शक्ति पास आ गई तो इसने पाटलिपुत्र जो पटना था उस पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। एक प्रमाण से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का साम्राज्य दक्षिण बिहार, प्रयाग, साकेत, साकेत अर्थात अयोध्या तथा आसपास के प्रदेशों पर हो गया था। तो इसने साम्राज्यवादी नीतियां अपनाई, जैसा कि हमें पता चलता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक नवीन संवत चलाया, गुप्त संवत, जो इसके पद धारण से प्रारंभ माना जाता है कि जब ये राजगद्दी पर बैठा तब इसने ये गुप्त संवत चलाया होगा 320 के आसपास, क्योंकि 320 से ही तो इसका शासनकाल प्रारंभ हुआ था ना। इसने स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया। तो यदि आपसे पूछा जाए गुप्त साम्राज्य में स्वर्ण सिक्कों का प्रारंभ किसने किया, तो वो है कोई और नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम। अब हम बात करेंगे समुद्रगुप्त के बारे में, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इनकी विजय का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि बहुत सारे साम्राज्यों पर इन्होंने विजय की, कुछ को तो नष्ट कर दिया और कुछ को विजित करने के बाद उन्हीं राजाओं को वापस कर दिया, ऐसा हमें ज्ञात होता है। तो अब हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक इनका शासनकाल माना जाता है। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी के रूप में उसे नामित किया गया था। नामित किया गया था, इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि समुद्रगुप्त एक महान राजा बनकर उभर रहा था। तो जब चंद्रगुप्त ने इस बात पर ध्यान दिया तो उन्होंने पहले ही इसे उत्तराधिकारी के रूप में नामित कर दिया कि अगला राजा यही बनेगा। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में इसके जीवन काल का उल्लेख किया जाता है। यह स्तंभ लेख उसके एक पदाधिकारी हरिशेन द्वारा तैयार किया गया था, और इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है उस पर इसे उत्कीर्ण किया गया था, अर्थात खुदवाया गया था। उत्कीर्ण का मतलब होता है खुदवाया जाना, तो वो अक्षर खुदे रहते हैं ना। आपने कभी अगर किसी ऐतिहासिक स्थल की विजिट की होगी तो आपने देखा होगा कि जो स्तंभ होते हैं उन पर लेख खुदे रहते हैं, तो उन्हें उत्कीर्ण कराना बोलते थे। और ये अशोक स्तंभ पर इनकी प्रयाग प्रशस्ति जो है वो उत्कीर्ण है। एक ही स्तंभ पर अशोक की शांतिप्रद नीतियों के साथ साथ समुद्रगुप्त की रक्त रंजित विजयों का वर्णन
एक अद्भुत उदाहरण है कि एक ही स्तंभ जिस पर अशोक ने अपने शांतिपूर्ण वचन लिखाए हैं, अपने धम्म का वर्णन किया है कि अब मैं कभी कलिंग युद्ध नहीं करूंगा, मतलब कभी भी युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ऐसे एक स्तंभ पर समुद्रगुप्त की विजयों का, जिसमें उन्होंने पता नहीं कितने सारे शासकों को नष्ट कर दिया, उसका उल्लेख मिला है। तो ये एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। इस पर किसी भी तिथि का उल्लेख हमें नहीं मिलता है, कि इस पर कोई भी तिथि नहीं लिखी गई है कि किस समय ये उल्लेख किया गया या ये उत्कीर्ण कराया गया। आगे अब हम देखेंगे समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में कि किन किन राजाओं पर इसने विजय की। समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम आर्यावर्त के अपने पड़ोसी राजाओं पर आक्रमण किया और यहाँ इसने 9 राजाओं और राजकुमारों को बलपूर्वक नष्ट कर दिया, अर्थात पूरी तरह से उनके साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। आगे देखेंगे तो आर्यावर्त के जो 9 राजा थे जिन पर समुद्रगुप्त ने आक्रमण किया और उन्हें नष्ट कर दिया, उनका उल्लेख कुछ इस प्रकार है। पहला रुद्रदेव, ये कहा जाता है कि शायद ये रुद्रसेन प्रथम था जो वकाटक वंश का राजा था, ये वो उससे इसकी तुलना की जाती है। दूसरा था मतिल था नागदत्त, जो कि नाग राजा बताया जाता है। चंद्रवर्मन, पहचान इसकी प्रमाणिक नहीं है, कोई इसे चंद्रवर्मन, एक कई वंशों के राजा थे जिनका नाम चंद्रवर्मन या चंद्र सामने आया, तो इसकी पहचान प्रमाणिक रूप से स्पष्ट नहीं हो पाई। गणपति नाग, इन्हें भी नाग राजा ही बताया गया। नागसेन, नंदिन, ये दोनों ही नाग राजा थे। तो देखिए 4 नाग राजाओं पर इसने आक्रमण किया। अच्युत, बरेली से प्राप्त सिक्कों से पता चला कि अच्यु से इसकी तुलना की जाती है और बरेली में भी जो रामनगर से सिक्के प्राप्त हुए हैं, उन पर एक अच्यु नाम के राजा का वर्णन मिलता है, जिसकी तुलना हम अच्युत से करते हैं। बलवर्मन, इसकी भी पहचान संभवतः नहीं की जा सकी। तो ये 9 राजा थे जिन पर, आर्यावर्त के ये 9 राजा थे जिन पर किसने अधिकार स्थापित किया था, तो समुद्रगुप्त ने इनको हराया और इनके साम्राज्य पर अधिकार स्थापित कर लिया। आगे देखते हैं दक्षिणापथ के राजाओं पर विजय, जो दक्षिणापथ के राजा थे उन पर। तो इसमें 12 राज्यों की विजय का वर्णन मिलता है। कितने? 12 राज्यों की। कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे कौशल के महेंद्र, कांची के विष्णुगोप, वेंगी के हस्तिवर्मन, देवराष्ट्र का कुबेर, अवमुक्त का नीलराज, ये कुछ महत्वपूर्ण राजा थे। इसके अलावा और भी राजा थे, कुल 12 राज्यों की विजय की थी ना। तो ये दक्षिणापथ के राजा थे। कहते हैं कि विजय के बाद राज्यों को वापस कर दिया, जो आर्यावर्त के राजा के साम्राज्य पर अधिकार कर लिया, परंतु यहाँ विजय के बाद इनके राज्यों को वापस कर दिया। इसको क्या कहा गया? ग्रहण मोक्ष नुग्रह। इससे इस वापस करने की जो विधि थी, इसे कहा गया ग्रहण मोक्ष नुग्रह। आगे चलते हैं तो पता चलता है कि सीमा पर स्थित राज्यों पर जो विजय की, जो इसकी राज्य की जो सीमाएं थी, जैसे इतने क्षेत्र में इसका राज्य फैला हुआ था, तो इसकी सीमाओं के आसपास जो राजा बसे हुए थे उन पर विजय प्राप्त की। तो इसमें आता है समतट दक्षिण पूर्वी बंगाल, जिसकी राजधानी करमांत को बताया जाता है। द्वाक, या इसको दवाक या द्वाक भी लिखा गया है कई जगह पर, तो ये इसकी राजधानी थी ढाका। आगे चलते हैं तो पता चलता है कामरूप, जो वर्तमान में आसाम के नाम से जाना जाता है। आसाम का पुराना नाम कामरूप था, ये चीज भी याद रखिएगा। एक नया तथ्य आपके सामने निकल कर आया। नेपाल का क्षेत्र, और करतरपुर से जो तात्पर्य लगाया जाता है वो जालंधर जिले के करतारपुर से इसका तात्पर्य लगाया जाता है। आगे देखते हैं आत्मसमर्पण करने वाले गणराज्य। जब कुछ राज्यों ने देखा कि इतनी भयावह विजय चल रही है, समुद्रगुप्त जो पराजित ही नहीं हो रहा है, तो कई लोग भय में आकर के, जो नहीं चाहते थे कि उनका साम्राज्य नष्ट हो या प्रजा को किसी भी प्रकार की हानि हो, तो वो आत्मसमर्पण कर देते थे। तो आत्मसमर्पण करने वाले राज्य कौन कौन से थे? मालव, अर्जुनायन, यौधेय, जिनका वर्णन हमने कहा कनिष्क का, जब कुषाण वंश का पतन पढ़ा था, तो वहां हमने यौधेय का वर्णन किया था। तो इन यौधेयों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। मद्रक, आभीर, प्रार्जुन, संकानीक और काक, इन लोगों ने
और खरपरी, ये 9 जो आत्मसमर्पण करने वाले ये गणराज्य थे जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। अब हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त की उपाधियां क्या क्या थी। जो इतना बड़ा राजा जिसने इतनी सारी विजय की, उसने उपाधियां कौन कौन सी धारण करी? तो पराक्रमांक की उपाधि इसने धारण करी, अप्रतिरथ की उपाधि धारण करी, अश्वमेध पराक्रम अश्वमेध पराक्रमः की उपाधि धारण करी, क्योंकि इसने अश्वमेध यज्ञ भी कराया था। कल हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा व्याघ्र पराक्रम भी इसी की उपाधि थी। आगे क्या है कि समुद्रगुप्त कभी भी पराजित नहीं हुआ। अब आप सोचिए, 9 राजाओं पर पहले विजय, फिर उसके बाद दक्षिणापथ के 12 राजाओं पर विजय, और उसके बाद 9 राजाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके साथ साथ 5 और राज्यों पर जो आसपास के सीमावर्ती राज्य थे उन पर विजय। इतने विजयों के बाद भी समुद्रगुप्त कभी पराजित नहीं हुआ, और इसी से मतलब प्रभावित होकर विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन संज्ञा दी। तो किसने दी, ये भी चीज याद रखिएगा, विंसेंट स्मिथ ने दी। और क्या संज्ञा दी? तो भारत का नेपोलियन इसको कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो आज हमने समुद्रगुप्त के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े, गुप्त साम्राज्य की जानकारी के स्रोत, उनका उद्भव, इस तरह की तथ्यों पर आज हमने यहाँ पर चर्चा की। अब कल हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उसमें समुद्रगुप्त, उसके साथ साथ चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, और अगर हो सका तो कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त पर हम कल चर्चा करेंगे। जो गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था है उसे हम अलग से एक वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। आप मेरी स्टडी के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। इससे आपका भी लाभ है और जिनको आप शेयर करेंगे उन्हें भी इस कंटेंट का लाभ मिल सकेगा। आप देखिए, बहुत ही बेहतर और बेस्ट कंटेंट मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। आप बस पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू सो मच।